आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 से ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो रेडिएशंस हैं उनके पास क्या होती है, पार्टिकल नेचर होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल फिनोमेनास थे जिनको एक्सप्लेन करती है। उनमें सबसे पहले आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है और ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो होती क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फिर ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल बॉडी है जो क्या करती है, जो उसके ऊपर रेडिएशंस फॉल करती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की हो वो उसी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है या फिर वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एमिट भी कर सकती है। यानी कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करेगी या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ही एमिट करेगी। ठीक है, उसके पास जो भी रेडिएशन उसके ऊपर गिरेगी, उसके ऊपर डलेगी, वो क्या होगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर उसको वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या कर सकती है, एमिट कर सकती है। उसको क्या कहेंगे, हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, द आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक है, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और जो ऐसी रेडिएशन, जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती है उसको कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे कलर चेंजेस आते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो उसमें कोई चेंज होता रहता है कलर का। सबसे पहले जैसे हीट करना स्टार्ट किया हमने ब्लैक बॉडी को, अभी हमने कहा है कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करती है, स्टार्टिंग में तो डल रेड कलर शो करना शुरू करती है, फिर वो हॉट रेड हो जाता है, फिर उसका कलर जो चेंज है येलो हो जाता है, फिर व्हाइट हो जाता है, फिर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है कि when a black body is heated, it undergoes series of change in color with rise in temperature. It initially become dull red in color and then become more and more red as temperature increases. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। The red color changes to yellow and then to white and finally it become blue at very high temperature. जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ये कलर चेंज क्यों हो रहा है। इस कलर चेंज को जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा प्लैंक्स ने कि ये तो वही वो शो कर रही है पार्टिकल नेचर, वो इसको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर देता है। ठीक, कैसे एक्सप्लेन करता है, उसने क्या कहा था कि जो रेडिएशंस हैं एमिट या एब्जॉर्ब क्या किसमें करती है, क्वांटा ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एब्जॉर्ब या एमिट करती हैं, और जो क्वांटा है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन एनर्जी का, E = h नॉट। ठीक है, तो इसने क्या कहा, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, कलर चेंज होता है, इसलिए क्या होता रहता है, कलर चेंज होता है। जैसे हमने सभी ने पढ़ा है कि विबग्योर क्या होता है, कैसे होता है, VIBGYOR। ठीक है, विबग्योर में क्या है, अगर हम V से R की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। हमने क्या कहा है, जो फ्रीक्वेंसी है E = h न्यू के इक्वल है। ठीक है, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ती है, अगर जब हम रेड से येलो वॉयलेट की तरफ जाते हैं, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से इंडिगो, इंडिगो से वॉयलेट, जब हम इस तरफ जाते हैं तो क्या होती है, हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या, साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वहां पर कलर चेंज हमें ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि जो पहले रेड डल रेड था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेड हो गया। रेड का मतलब क्या है, वहां पर एनर्जी इंक्रीज हो गई है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इसलिए रेड कलर आ गया। रेड से क्या हुआ, येलो हो गया। येलो क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करें, उसको एनर्जी मिल रही है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इससे उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इससे उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के डिफरेंट कलर थे वो हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट हम उसको पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो एक और फिनोमेना, सेकंड फिनोमेना, जिसको हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बट पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि जब हम कोई मेटल सरफेस लेते हैं, ठीक है,
अगर हमने क्या किया, ये मेटल सरफेस मान लिया हमने, ठीक है, ये मेटल सरफेस है मान लो, ठीक है, इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेटल के पास, तो ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कहता है कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाए, ठीक है। एनर्जी गेन करने के लिए ये दो तरह से एनर्जी को गेन करेगा, एक तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मेटल के साथ इंटरेक्शन होगी, कोई ना कोई बॉन्डिंग है, बॉन्ड एनर्जी है इसकी, ठीक है, तो यानी एक तो ये उस एनर्जी को ओवरकम कर जाए, ठीक है। मान लो दो चीजें हैं, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लो कोई ये ले लो, मान लो ये पेन ही ले लो, ठीक है, पेन है, ये पेन की स्ट्रेंथ बहुत है, अगर हमें इसको ब्रेक करना है, यहाँ से हम चाहते हैं कि ये ब्रेक हो जाए और ये वाला पोर्शन कहीं और चला जाए और ये वाला यहीं रहे, ये ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये पेन क्या है, जितनी एनर्जी इसके पास पहले से है उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर है कि हम इतनी एनर्जी दें कि ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन का, जो इसको यहाँ पर बांध के रखा, जिस एनर्जी ने इसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही है, कुछ ना कुछ एनर्जी तो है जिसकी वजह से मेटल के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसकी जो मेटल के साथ अटैचमेंट है वो ब्रेक हो जाए, और उतनी एनर्जी तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पर आ जाएगा, और जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उससे क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये अपने आप उठ करके बाहर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि इनकी मेटल के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन है, मेटल के साथ ये किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये मेटल के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एनर्जी है जो इनको यहाँ बांधे हुए है, ठीक है, नहीं तो ये पहले ही चले जाते। तो उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए या उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब हमने एनर्जी दी, ये क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बाहर आ गया मेटल की सरफेस पर, ठीक है, यानी कि अब ये फ्री है मूव करने के लिए। अगर हमने इसको सिर्फ इतनी एनर्जी दी कि ये मेटल की सरफेस पर आए, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगी, इसकी जो एनर्जी इसको चाहिए थी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अगर हमने ज्यादा एनर्जी दी तो ज्यादा एनर्जी लेकर के ये बाहर चला जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। देख लेते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है मेटल सरफेस पे, किसके इन्फ्लुएंस में, हमने क्या किया, स्ट्राइकिंग फोटोन, एक फोटोन उसके ऊपर स्ट्राइक रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक फोटोन जो है इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, जब ये स्ट्राइक करवाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो क्या होगा, इसके साथ इससे एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगा, ये मेटल सरफेस है, ये क्या है, स्ट्राइकिंग फोटोन है, ठीक है, और इसकी एनर्जी कितनी है, h है, ये क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकालने के लिए, कोई ना कोई तो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है जी, उससे कम एनर्जी पे ये बाहर ना निकल सकता है, ठीक है, कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी तो हमें चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, या मेन डेफिनेशन क्या हो सकती है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर हमने उससे कम एनर्जी दी तो वो क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। देखो जैसे कि हमने क्या किया, ये मान लो ये मेटल सरफेस है, इसके पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के साथ मान लो 10 जूल एनर्जी से अटैच है, एज्यूम्ड है, ठीक है, एज्यूम कर लिया कि 10 जूल एनर्जी के साथ ये इससे अटैच्ड है, तो अगर हमें फोटोन जो फॉल कराएंगे उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 10 जूल तो होनी चाहिए, तभी तो ये इसको निकाल पाएगा बाहर। ऐसी बात है कि ये इसको तब कब निकाल पाएगा बाहर, अगर हमें चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी देंगे। अगर इसकी 10 जूल एनर्जी है तो हमें जो फोटोन फॉल कराएंगे वो 10 जूल एनर्जी का ही करवाना पड़ेगा। अगर हमने 9 जूल एनर्जी का फोटोन करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 जूल, तो ये क्या होगा, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है, समझ आ गया। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस।
और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही है कि जिस एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी पर उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या फिर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नोट से, और एच न्यू नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। ये वर्क फंक्शन के लिए नोट किया जाता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि ओनली फोटोन ऑफ लाइट विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट कैन कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द वैल्यू ऑफ न्यू नोट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ये हमने पढ़ा है कि फोटोन ऑफ लाइट है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, ठीक है, वो ही सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कर सकता है, ठीक है, और उसके न्यू नोट की वैल्यू डिफरेंट होगी हर मेटल के लिए। The kinetic energy of electron that are emitted is directly proportional to the frequency of the striking photon and is quite independent of their intensity। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जिससे वो मूव करेगा मेटल के सरफेस से बाहर आने के बाद, वो किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि मान लो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये तो क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, न्यू नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बाहर नहीं आएगा, इजेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ हो जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इजेक्ट करेंगे वो किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी, जिस मतलब कि एनर्जी से वो उसके ऊपर फॉल कर रहा है, और इंटेंसिटी क्या होगी, कितने फोटॉन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी के, बट वो डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। ठीक है, और एक फोटोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। तो वही यहाँ पर है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स उसके ऊपर फॉल करेंगे तो उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे उसके ऊपर, उससे इजेक्ट होंगे। तो इसलिए इजेक्टेड दैट आर इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। इसलिए क्या कहा है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड। ठीक है, अगर एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन की वो लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। इफ द इंसिडेंट फोटोन हैव एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन विल बी जस्ट रिलीज फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ रिलीज होगा, यानी मेटल की सरफेस पर ही आएगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा। इन केस द इंसिडेंट फोटोन हैव एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। अगर इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से तो वो क्या करेगा, जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है फोटोन की, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल सरफेस का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेवलेंथ ऑफ फोटोन दी हुई है उससे हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन या फिर लाइट एक ही बात है, यहाँ पर फोटोन भी लिख सकते हैं। तो वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, 5 × 10⁻³ हो जाएगा, 5000 को ऐसे लिख सकते हैं, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो यहाँ पर 5 × 10⁻7 मीटर आ जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होती है, E × h न्यू या फिर E इज इक्वल टू hc/λ।
एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी की वैल्यू, और लैम्डा हमने कैलकुलेट किया था 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.997 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमारे पास क्या वर्क फंक्शन दिया हुआ है मेटल का, ये किस में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है, और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होगा, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से कैलकुलेट कर देंगे। तो जो वर्क फंक्शन है या फिर एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी 3.04 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अब हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तो ये है और फोटोन की एनर्जी ये है। फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी एजेक्टेड। तो अगर ये ज्यादा है एनर्जी ऑफ फोटोन जो उसके ऊपर फॉल कर रहा है वर्क फंक्शन से, तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, तो जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने क्या इक्वेशन यूज करेंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या है फोटोन की एनर्जी, ये क्या है वर्क फंक्शन है। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास है 3.97 10⁻⁻19 और वर्क फंक्शन है 3.04 इंटू 10⁻⁻19। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन, ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ द फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ट्रिकी, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड आते हैं, बस क्या होता है थोड़ा बहुत ट्रिक यूज करनी होती है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज 250 किलोजूल पर मोल। अगर बाइंडिंग एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की मेटल के अंदर 250 किलोजूल पर मोल है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोर्स। इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है फोटो इलेक्ट्रॉन की, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितनी दी हुई है 250 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी 250 किलो जूल है। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल किसके इक्वल है 6.022 इंटू 10⁻23 जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। तो 1 फोटो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लो, 250 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 जूल आ जाएगी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास कितनी आएगी, तो इसको सोल्व करके आता है 4.15 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये क्या आ गई 1 फोटो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या आ गई बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है वर्क फंक्शन। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि जो उसको बाइंड करके रखी हुई है मेटल सरफेस के साथ, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी कि ये मेटल है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और जो मेटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग करके रखी हुई है वो क्या है बाइंडिंग एनर्जी है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है इसको जो ब्रेक करेगी जितनी एनर्जी वो हमें क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसकी इक्वल होगी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल होगी, यानी ये वर्क फंक्शन है या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके इक्वल होती है एच न्यू नोट के इक्वल होती है 4.15 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो न्यू नोट किसके इक्वल आ जाएगा 4.15 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये जूल सेकेंड, ये जूल से जूल कर गया, तो हमारा आंसर आ गया 6.26 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो न्यू नोट क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने क्या किया, बिल्कुल ही आसान है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमें दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, हमें जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है और हमें पर मोल दी हुई है, तो हम इसके कर लेंगे पर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू।